आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने डिप्टी एकनाथ शिंदे के साथ शीत युद्ध की अटकलों को खारिज कर दिया है और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि वह दिग्गज पटकथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद से मुकाबला करना चाहते हैं। फडणवीस सोमवार से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के 4 सप्ताह के बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक और पारंपरिक चाय पार्टी के बाद रविवार को डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। फडणवीस ने कहा कि कोई युद्ध नहीं है। जो लोग हम दोनों को जानते हैं वे याद रखेंगे कि जब हम साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं। आपको बता दें कि फडणवीस के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने शिंदे सरकार के समय के कई फैसलों को रद्द कर दिया है और कुछ मामलों में कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं, जिसके बाद से शिंदे और फडणवीस के बीच टकराव की अटकलें लगाई जा रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हिंदू धर्म और औरंगजेब को लेकर टिप्पणी की। इस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा बकवास कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा था कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, औरंगजेब खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि आज मैं ममता बनर्जी और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें लगता है कि वे हिंदू धर्म को खत्म कर सकते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। वहीं उनके इस बयान पर समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा बकवास कर रहे हैं। आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान ईसाई करती है, मगर यह बंगाल है। यहाँ हिंदू भी ममता जी का समर्थक है, मुसलमान भी ममता जी का समर्थक है और ईसाई भी। पूरा बंगाल उनका समर्थन करता है। यहाँ जो विकास की योजनाएं हैं उन पर किसी धर्म का नाम नहीं होता। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग का यह बयान कि डुप्लीकेट नंबरों का मतलब जरूरी नहीं कि फर्जी मतदाता हों, उसके दावों को पुष्ट करता है कि राज्य की मतदाता सूची में गैर निवासी मतदाताओं को एक विशेष पार्टी की मदद के लिए शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे मतदाता पहचान पत्र नंबर जारी किए जाने की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को एक बयान में कहा था कि कुछ मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकीय जानकारी, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे अन्य विवरण अलग अलग हैं। आयोग ने कहा कि ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, कहीं और नहीं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पिछले साल निर्वाचित सरकार के गठन के बावजूद यहां जानबूझकर राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि लोगों ने उसे जम्मू कश्मीर पर शासन करने का जनादेश नहीं दिया था। कर्रा ने दावा किया कि भाजपा एलजी प्रशासन के माध्यम से छद्म शासन करना चाहती है। तेलंगाना में 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल की छत का एक हिस्सा गिर गया था। इस दुर्घटना में 8 लोग फंस गए थे और अब इन लोगों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि एसएलबीसी सुरंग में फंसे लोगों की लोकेशन का अभी तक पता नहीं लग पाया है। सीएम रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार एसएलबीसी सुरंग दुर्घटना को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि जरूरत पड़ी तो बचाव कार्यों में रोबो का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल सुरंग की छत का एक हिस्सा गिरने से 8 लोग सुरंग में फंस गए थे। उन लोगों को बचाने का अभियान जारी है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार को आईआईटी हैदराबाद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें हर भाषा का पोषण करना है। भारत समृद्ध भाषाओं की भूमि है। संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और कई भाषाएं। संसद में भी 22 भाषाओं में अनुवाद होता है। हमारा सभ्यतागत लोकाचार हमें समावेश के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति ने पूछा कि क्या भारत की भूमि पर भाषा को लेकर विरोध के स्वर उठने चाहिए। हाल ही में जब भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया तो वो हर किसी के लिए कितना गौरवशाली पल था। उन्होंने कहा कि हमें हर भाषा का पोषण करना है।
हमारी भाषाओं की पहुंच वैश्विक है। वे साहित्य की सोने की खान हैं। उन साहित्य कृतियों में ज्ञान और बुद्धिमता है। इनमें हमारे महाकाव्य, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को राज्य में लागू नहीं किया और इसका कारण ये बताया कि यह नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है और अब इसी को लेकर विवाद जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हालिया घटना के बाद उन्हें यूरोप से स्पष्ट समर्थन मिला है। जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ ज्यादा एकजुटता के साथ, सहयोग करने की कुछ ज्यादा इच्छा के साथ उन्हें यूरोप का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लिखा कि हर कोई हकीकत में शांति हासिल करने के मुद्दे पर एकजुट है। हमें वास्तविक सुरक्षा गारंटी चाहिए और यही पूरे यूरोप की मांग है। जाहिर तौर पर हम अमेरिका की अहमियत समझते हैं और हम अमेरिका से मिली हर मदद के लिए उनके आभारी हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हमने उनका आभार व्यक्त नहीं किया। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को लंदन में यूक्रेन में जंग को लेकर कई यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी मौजूद थे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में चल रहे ऑस्कर अवार्ड समारोह की शाम अनोरा फिल्म के नाम रही। यह समारोह अब समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि सेक्स वर्कर की कहानी पर आधारित अनोरा फिल्म को अब तक 5 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी शामिल है। फिल्म की एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इससे फिल्म के लिए सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.